जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। 10 मार्च 2026 के द हिंदू के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन फिर भी कुछ तीन चार न्यूज हैं जो हमारे डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारी क्लास की शुरुआत हमारे मोटिवेशनल कोट से करेंगे, डेट इज डोंट क्विट। है ना, ध्यान रखिएगा। डोंट क्विट के अंदर आता है, अगर हम एंड हटा दें और हम क्विट का क्यू हटा दें तो ये आता है इट, यानी डू इट। अगर आपको क्विट नहीं करना है तो आपको क्या करना है? आपको आज काम करना है। डू इट, जस्ट डू इट। नाइकी का क्या है ना स्लोगन, डू इट, डोंट क्विट, जस्ट डू इट। है ना, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। आलस आ रहा है, शस्त्र डालने का मन कर रहा है, तो भी बिना शस्त्र डाले, बिना थकान को फील किए उठिए, गेट अप, गेट एनर्जाइज्ड एंड डू द वर्क। भले ही वो कितना भी हार्ड उस समय फील हो रहा हो, यू विल सी कि आज जिस दिन आप अपने आलस को, आप अपने फियर को कॉन्कर कर लेंगे, उस दिन आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हमारे तीन जो हमें डिस्कस करने हैं, तीन न्यूज जो हमें डिस्कस करने हैं वो है, सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। देन दो एडिटोरियल हमें डिस्कस करने हैं, डेट इज लेसन फ्रॉम द ईरान वॉर एंड सेकेंड इज नेशनल सिक्योरिटी इज द प्रायोरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी कैसे हमें मजबूत करनी है, ये हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट न्यूज, डेट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो हाल ही में आरबीआई ने 50,000 करोड़ के जी सेक्स, यानी जी सेक्स क्या होते हैं बच्चों? जी सेक्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बोला जाता है जी सेक्स, है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बोला जाता है जी सेक्स। ठीक है, अब ये जी सेक्स क्या होते हैं ये मैं सब इस क्लास में डिस्कस करूंगा, राइट। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे लिखा है, न्यूज में आया है कि आरबीआई ने ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 50,000 करोड़ के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इसको खरीदा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कितने रुपए के जी सेक खरीदे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे हैं 50,000 करोड़ के। तो अब इसका ये आरबीआई खरीदती क्यों है, इससे क्या फायदे हैं, है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ओएमओ का इसमें क्या फायदा है, क्या ऐसे खरीदने से आरबीआई को ऐसा खरीदना पड़ता है, तो ये क्या लोन है या ये एसेट है, लाइबिलिटी है? एक एक करके ये सारी चीजें समझेंगे बच्चों, है ना। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ओएमओ, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, इसको समझते हैं, फिर एक एक करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये सारी चीजें समझेंगे। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है ना, बाइंग बाइंग एंड सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट इन द ओपन मार्केट इन दी ओपन मार्केट। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी आप समझ लीजिए। भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी तो हमें पता होने चाहिए। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगेन इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, जिसको आप ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप जी सेक्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना, जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो व्हाट आर जी सेक्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? दे इट इज अ tradable instrument tradable instrument tradable instrument issued by central government, very important, it is issued by central government। कौन इसे इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ये क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। ठीक है, और
इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो होते हैं ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक्चुअली कमिटमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट के पास चूंकि पैसा नहीं है तो अब गवर्नमेंट कहीं और से लोन ले, इससे अच्छा गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ही लोगों से लोन लेती है कि भाई मैं आपको बॉन्ड दे रही हूँ, आप मुझे काम कीजिए, 1,000 करोड़ रुपए दीजिए। अब 1,000 करोड़ तो होते नहीं है, तो आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार के पास पैसा होता है, सरकार आपको क्या प्रॉमिस करती है कि हम आपको 8% का रिटर्न देंगे, हम आपको 7% का रिटर्न देंगे। अगर आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे तो 1 लाख के ऊपर 8% का हम आपको रिटर्न देंगे, डेट इज 8,000 रुपए हम आपको रिटर्न देंगे, है ना। तो आप हमसे बॉन्ड खरीद लीजिए, 1 साल के अंदर आपका पैसा 1,08,000 रुपए आपके पास मौजूद होंगे। ऐसा सरकार आपको प्रॉमिस करती है कि भाई आप हमसे ये चीज खरीद लीजिए, राइट। तो ये होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। नाउ जो इंडिया में जो ये जी सेक्स हैं, ये दो तरह के जी सेक्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दो तरह के ये होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, आपसे ये सवाल पूछा जाता है, इसे ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना, जैसे शॉर्ट टर्म तो हो गए 90 दिन के लिए, है ना, 60 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, ये शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होते हैं 200 दिन, है ना, 300 दिन, है ना, 1 साल 2 साल, इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, है ना। 1 साल से भी ज्यादा अगर जिनको बोलते हैं, तो हम मतलब आप इसको यूं मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म वाले वो हो गए कि less than 1 year जिनका टेन्योर है, और लॉन्ग टर्म वो गए कि 1 साल से ज्यादा जिनका टेन्योर है, तो वो हो गए लॉन्ग टर्म, है ना। तो लॉन्ग टर्म को क्या, तो शॉर्ट टर्म वालों को बोला जाता है ट्रेजरी बिल, और लॉन्ग टर्म वालों को क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म वालों को बोला जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सो दे आर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हें क्या बोला जाता है, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। सो अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या खरीदे हैं, जी सेक्स खरीदे हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ये भी समझ लेते हैं, है ना, कि भाई क्यों इसको खरीदा जाता है, इसको भी समझते हैं, है ना। अब देखिए आरबीआई ने, दे आर, अगर आरबीआई अगर बॉन्ड्स खरीदता है ना, सो इसका मनी सप्लाई पे क्या अफेक्ट होता है, राइट। इफ आरबीआई परचेजेस, आरबीआई परचेजेस या सेल्स द जीसैक, है ना, तो उसका मनी सप्लाई पे कोई फर्क पड़ता है क्या, मनी सप्लाई पे कोई फर्क पड़ता है क्या, जी हाँ, डेफिनेटली बिग यस। कैसे पड़ता है इसको समझते हैं। देखिए इफ आरबीआई बाइज, इफ आरबीआई परचेजेस दी, if RBI purchases the government bond, है ना, then if RBI purchases the government bond in the open market, again open market में, है ना, तो it will increase the money supply, it will increase the money supply, इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, क्योंकि अब आरबीआई के पास पैसा ज्यादा है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, तो इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, राइट। एंड हेंस अगर ये जो है, अगर इफ आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, एंड इफ आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि रिजर्व उनके पास रहेंगे नहीं, तो इस वजह से
जो है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ता है तो मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे ऊपर भी जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, जिससे इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करने का मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे ऊपर आएगा अगर इन्फ्लेशन ज्यादा कम हो जाता है तो। और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है और उसे कम करना है तो आरबीआई इसे बेचती है, इनको सेल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूपीएससी आपसे न जाने कितनी बार ये सवाल पूछ पूछ चुका है। और ये इसलिए पूछता है क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इन सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ओएमओ की बात करें कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, दो टाइप्स के ओएमओ होते हैं। कौन से दो टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आउटराइट ओएमओ, आउटराइट ओएमओ, है ना, आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। और दूसरा है रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आउटराइट ओएमओ क्या होते हैं? दे आर, आउटराइट ओएमओ आर परमानेंट इन नेचर, आर परमानेंट इन नेचर, यानी व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज दीज सिक्योरिटीज, है ना, तो वो सिस्टम में मनी आया तो इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर, है ना, जरूरी इट विद कोई प्रॉमिस नहीं है कि बाद में ये बेचेंगे ही बेचेंगे, राइट। सिमिलरली व्हेन सेंट्रल बैंक सेल्स दीज सिक्योरिटीज, है ना, तो इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू बाय देम, है ना, तो दे आर नॉन प्रोमिसरी इन नेचर, है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर परमानेंट इन नेचर, आउटराइट ओएमओ, है ना, बिकॉज विदाउट, बिकॉज आरबीआई, है ना, व्हेन आरबीआई सेल्स और परचेज जी सेक्स, when RBI sells, when RBI sells and purchase GSECs without any, without any promise of purchasing and selling later, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, है ना। अगर आप पहले अगर आप बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बाद में आप उसे परचेस करेंगे, या पहले आप परचेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बाद में आप उसे बेचेंगे। तो विदाउट एनी प्रॉमिस, है ना, इफ इट इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन विदाउट एनी प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड एज आउटराइट ओएमओ, है ना। लेकिन व्हेन, और रेपो ओएमओ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रेपो ओएमओ सेम इसका उल्टा है ना, बस यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉमिस है, यहाँ पे विथ प्रॉमिस है कि भाई हम स्पेसिफिक डेट और प्राइस पे हम इसे खरीदेंगे या बेचेंगे, है ना। तो बस इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है इसका, बस एग्जैक्ट अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट, है ना। कैसे एग्जैक्ट अपोजिट? कि व्हेन आरबीआई सेल्स और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ अ प्रॉमिस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग द जीसेक एट द स्पेसिफिक डेट एंड प्राइस, ये होता है रेपो ओएमओ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बोथ ओएमओ जो है, इट्स अ, ये कौन से टूल होते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज द क्वालिटेटिव, दे आर कंसिडर्ड एज द क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटी quantitative tools of आरबीआई, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई, इसे क्या माना जाता है? क्वांटिटेटिव टूल्स माना जाता है, ठीक है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सब कुछ, आपको बहुत हेल्प आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल को। द ईरान वार इंटेंसिफाइज द इंडिया स्ट्रेटेजिक चैलेंज, है ना। टीएस थीरू मूर्ति जो है उन्होंने एडिटोरियल लिखा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, द ईरान वार इंटेंसिफाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक चैलेंज, है ना। द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ वेस्ट एशिया is undergoing a violent restructuring. The current US Israel military campaign against Iran
transcends the mere neutralization of nuclear facilities or ballistic missiles. It is fundamentally aimed at regime change and the eradication of the ideology driving the Iranian state. है ना? अभी जो वेस्ट एशिया का लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा टर्मोइल से गुजर रहा है, और उसका कारण है कि और उसका कारण है कि जो पहले यूएस इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्राइक होती थी या जो मिलिट्री कैंपेन होता था, वो इस बात पर फोकस होता था कि कैसे ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी है या जो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी है उसे ही खत्म करना है। लेकिन इस बार जो यूएस इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्राइक हो रही है वो किसके लिए एम कर रही है? दे आर एमिंग एट द regime change and eradication of ideology. This prolonged conflict, coupled with America's shifting global focus, threatens to redraw the regional security architecture, inadvertently elevating powers like Turkey and Pakistan and severely constricting India's strategic maneuvering space in its extended neighborhood. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से तुर्की पाकिस्तान के ऊपर तो जो है प्रेशर पड़ा ही है, खत्म हो ही है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के ऊपर भी इंडिया का डिप्लोमेटिक स्पेस भी बहुत ज्यादा श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। राइट। अब एलिमिनेटिंग एन आइडियोलॉजी की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि भाई जो यूएस इसराइल स्ट्राइक है वो इट इज एन ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड डिसआर्मामेंट, है ना। द यूएस एंड इसराइल व्यू ईरान एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड प्राइमरी डिसरप्टर ऑफ द West Asia. The goal has shifted from contentment like the June 2025 bombings of the enrichment sites to dismantling the Iranian governance structure and its ideological core, है ना। देन ऑथर कहते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ, है ना, एक्सफासिएटिंग प्रॉक्सी वॉरफेयर, है ना। द प्राइमरी टैक्टिकल गोल इज कटिंग ऑफ इरानियन सपोर्ट टू नॉन स्टेट एक्टर्स दैट फंक्शन एज स्टेट्स विद इन स्टेट्स इंक्लूडिंग हेजबुल्ला इन लेबनन, हूतीज इन यमन, हमास इन गाजा एंड इराकी शिया मिलिटेंट्स। तो अब जो ये है यहाँ पे ईरानियन सपोर्ट जो है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स से उन्हें मिलता है, उसे पूरी तरह से काटना भी माना गया है। जैसे कि लेबनन से उन्हें हिजबुल्ला से समर्थन नहीं मिलना चाहिए, यमन से हौती से समर्थन नहीं मिलना चाहिए, गाजा से हमास का समर्थन नहीं मिलना चाहिए, इराक के शिया मिलिटेंट से मिलिशिया से उन्हें समर्थन नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी चीजों को भी इस बार के युद्ध में देखा गया है। देन अब्राहम अकॉर्ड्स पैराडाइम की अगर हम बात करें तो द यूएस प्रीवियसली पुश्ड गल्फ मोनार्कीज टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड्स to normalize the ties with Israel, strategically isolating Iran and prioritizing regional stability over the Palestinian issue. लेकिन अब जो है यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स को सीधा सीधा देखा जा रहा है कि जो यूएस और इसराइल के अगेंस्ट है वो मतलब बस सबके अगेंस्ट है, बात ही खत्म, हम उसके आगे बात करेंगे ही नहीं, अब हम जो है युद्ध के थ्रू ही बात करेंगे। तो सीधा सीधा ये धमकी दे दी गई है। राइट। देन हम देखें तो ईरान एसिमेट्रिक रिटेलिएशन, राइट, फॉलोइंग द assassination of supreme leader Ayatollah Ali Khamenei and heavy infrastructural devastation, Iran has abandoned strategic restraint, है ना, by decentralizing its command and widening the conflict to include regional targets and maritime choke points. Iran has exposed the fragility of US security umbrella over the Gulf। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने कल मेरी क्लास में जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उसमें मैंने ये चीज बताया भी था कि यूएस जो है वो एक इतना कॉस्टली वॉर फेस कर रहा है ना, और किससे लड़ रहा है? वो ईरान के ड्रोन से। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं, देन अगेन वी विल कम ऑन द टॉपिक। ईरान लड़ रहा है, ईरान के पास है ड्रोन, है ना, ईरान के पास है ड्रोन, और इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस यूज कर रहा है पेट्रियट पेट्रियट मिसाइल, या उसका जो जो भी शील्ड है वो उसके लिए यूज कर रहा है ना, इस ड्रोन को काउंटर करने के लिए। अभी जो ड्रोन है ये बन रहा है $20,000 का। ये कितने का बन रहा है? $20,000 का। लेकिन पेट्रियट की जो कीमत है ये करीबन करीबन $1,000 की है। 1000 या हाँ या
इट इज कॉस्टिंग अराउंड $1,000 फॉर वन मिसाइल। तो ईरान तो $20,000, आप सोचिए कि अगर ईरान इसमें 10 भी और लगा दे, 10 ड्रोन भी और मार दे, तो उन 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को कितना खर्चा उठाना पड़ेगा। तो यूएसए को ये वॉर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और ये जो है यूएसए ये वॉर नहीं जीत सकता, क्योंकि ईरान जानता है कि उन्हें यूएसए को कहाँ हराना है। ये ज्योग्राफी की लड़ाई ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसे हरा सकता है यूएसए को। राइट नाउ अमेरिकाज मिक्स मैसेजिंग की अगर बात करें, तो डाइवर्जेंट एंड गेम्स है ना। इजराइल फेवर्स द relentless मिलिट्री कैंपेन regardless of political fallout, while the US requires a viable political settlement to avoid leaving a volatile power vacuum, है ना। अब ऑथर कहते हैं कि भाई इट इज द talks of transactional diplomacy versus the regional reality. The current US administration prefers swift transactional conflict resolution, है ना, जैसे वेनेजुएला, सीरिया, हुतीज के साथ जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। However, the complexity of West Asia and the threat of Strait of Hormuz makes a quick exit impossible, है ना। ये बात ठीक है कि ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन रीजनल रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। ग्लोबल रिपल इफेक्ट की अगर बात करें, तो सबसे पहला फैक्टर आता है चाइना एंड रशिया। द यूएस बॉग्ड डाउन इन वेस्ट एशिया इज हाईली एडवांटेजियस फॉर बीजिंग एंड मॉस्को। इट रिड्यूसेस यूएस बैंडविड्थ इन इंडो पैसिफिक, है ना, एम्बोल्डनिंग चाइनाज रिगार्डिंग ताइवान एंड ईस्टर्न यूरोप, बेनिफिटिंग रशिया इन यूक्रेन। अगर यूएस वेस्ट एशिया में ऐसा कुछ भी करता है, वो बीजिंग और मॉस्को को सीधा सीधा समर्थन करेगा, क्योंकि वो तो शुरू से ही लड़ाक है। लेकिन यूएसए से सबको उम्मीद होती है कि वो डिप्लोमेसी के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस बेनिफिट रशियन रेवेन्यूज बट थ्रेटन्स ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रॉम्प्टिंग यूएस रिक्वेस्ट फॉर इंडिया टू इंक्रीज रशियन ऑयल परचेजेस टू स्टेबलाइज मार्केट। अब आप सोचिए कि यूएसए ने क्यों जो है इंडिया को कहा कि आप रशियन ऑयल खरीदिए, क्योंकि जितना तेल आप खरीदेंगे, प्राइस जो है वॉलेटिलिटी वो उतनी ही ज्यादा कम होगी। पहले भी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तब इंडिया इज द वन जिसने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा कि अगर हमसे तेल खरीदना है, तो हम तेल खरीद के जो है हम तेल खरीदेंगे, ताकि ग्लोबल ऑयल वॉलेटिलिटी जो है वो नहीं बढ़े। और इंडिया ने इस चीज का ध्यान रखा। कई लोगों ने इंडिया को भले ही है ना एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, ऐसा करके कई लोगों ने जो है इंडिया को सुनाया भी, खरी खोटी सुनाया, लेकिन इंडिया पीछे नहीं हटा। नाउ द ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं कि इंडिया एंड रीजनल पॉलिसी, इस ईरान वॉर का इंडिया और उसके रीजनल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट है। सबसे पहला, द लिमिटेशंस ऑफ बायलैटरलिज्म। इंडिया मेंटेन्स एक्सीलेंट डिस्टिंक्ट बायलैटरल रिलेशन विद इजराइल, गल्फ नेशन एंड ईरान। However, treating West Asia merely as an aggregation of bilateral ties is no longer sufficient. India struggled to respond proactively beyond diaspora evacuations during critical escalations. Example, assassination of Khamenei या maritime attack जो वहां की ईरान की जो शिप थी डेना, उसके ऊपर जब अटैक हुआ, तो इंडिया ने ऐसा कोई भी जो है प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं लिया। इंडिया ने अपना स्टैंड केवल यहां तक रखा कि डायस्पोरा इवैक्यूएशन कितना अच्छे से हो सकता है, और क्रिटिकल एस्केलेशंस में इंडिया किसी भी तरह से इन्वॉल्व न हो। इंडिया ने यहीं तक अपना रखा। तो ये एक बायलैटरलिज्म की लिमिटेशन है। आप एक ग्लोबल प्लेयर ऐसे नहीं बन सकते। देन सेकेंड इज नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव रीजनल स्ट्रेटेजी। इंडिया मस्ट डेवलप अ कोहेसिव रीजनल पॉलिसी to navigate internal schism among its partners, that is Saudi UAE fraction। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, इंडिया नीड्स टू डेवलप अ कोहेसिव रीजनल पॉलिसी। हमें एक कोहेसिव रीजनल पॉलिसी बनानी। कोहेसिव मतलब सबको मिला जुला के, सबको जोड़ते हुए एक रीजनल पॉलिसी बनानी है,
ताकि जो इंटरनल शिज्म आए हैं वो बिल्कुल भी न रहे। जैसे सऊदी और यूएई दोनों में तनाव आए, और सऊदी और यूएई दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोटेक्ट इट्स मैसिव एनर्जी डायस्पोरा एंड कनेक्टिविटी स्टेक्स, दैट इज चाबहार पोर्ट, आईएनएसटीसी, इसको भी हम सुरक्षित रख सके। ऑथर थर्ड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्ट्रक्टेड स्ट्रेटेजिक स्पेस है उसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। द डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान pushes West Asia deeper into US orbit while simultaneously creating a regional power vacuum, है ना भाई। ये जो ईरान में हुआ है ना, धीरे धीरे ईरान के वजह से जो वेस्ट एशिया है ये और ज्यादा यूएसए के प्रभाव में आ गया है। अब अगर यूएसए के प्रभाव में आ गया है तो यहाँ पे एक रीजनल पावर वैक्यूम डेफिनेटली क्रिएट होगा। This void is likely to be filled by nations with rising ambitions such as Turkey, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया कैसे इसमें से निकलेगा ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। सो व्हाट आर द कंक्लूडिंग पॉइंट्स फॉर इंडिया? द एम्पावरमेंट ऑफ एन एक्सिस इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड तुर्की combined with the distracted US potentially conceding grounds to चाइना, है ना। और ये वही हो जाएगा मेक चाइना ग्रेट अगेन वाला जो है ये सीन हो जाएगा, है ना। मेक चाइना ग्रेट अगेन वाला सिनेरियो हो जाएगा। मेक्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक नेबरहुड सिग्निफिकेंटली मोर हॉस्टाइल एंड कॉम्प्लेक्स टू नेगोशिएट। अगर ईरान यहां से जाता है और तुर्की और पाकिस्तान इस एक्सिस में एम्पावरमेंट फील करते हैं तो आप मान के चलिए कि चाइना का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। और अगर चाइना का यहाँ पे एंट्री होता है तो हमारा जो नेबरहुड है ये और ज्यादा हॉस्टाइल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नेगोशिएट करने के लिए। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेल्युएट द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल implications of the prolonged US military engagement in West Asia. How does this shift focus impact the balance of power in the Indo-Pacific and India's strategic interest? पश्चिम एशिया में लंबे समय तक अमेरिकी सैन्य भागीदारी के व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थों का मूल्यांकन करें। यह बदलता फोकस इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन और भारत के रणनीतिक हितों को कैसे प्रभावित करता है? जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप निश्चिंत होकर अपना आंसर मुझे कहाँ भेज सकते हैं? iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर्स का फ्री वैल्यूएशन हम लोग 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। राइट, चलिए बढ़ते हैं आज के सेकेंड एडिटोरियल के ऊपर और आखिरी एडिटोरियल के ऊपर, डेट इज लेसन इज नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी आउटसोर्स, है ना। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो बाहर नहीं भेजी जा सकती, वो हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। बहुत अच्छा आर्टिकल है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। क्या है इंट्रोडक्शन में? द ऑनगोइंग जॉइंट ऑफेंसिव बाय यूएस एंड इजराइल The ongoing joint offensives by US and Israel against Iran has drastically destabilized the West Asia region. As Iran retaliates against US military assets across the Gulf and disrupts the critical energy choke points, the decade-old American security umbrella over the region has been exposed as highly vulnerable. This crisis serves as the stark reminder of the perils of import dependent defense। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बता रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं कि भाई जो ये रिमाइंडर है हमारे लिए कि अगर हम हमारा जो डिफेंस है अगर हम इसमें इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंट मतलब बाहर से ही हम लोग डिफेंस आर्किटेक्चर को हम लोग मंगवाते रहेंगे, देन India's strategic push towards military indigenization and self-reliance is the answer। हमें जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट डिफेंस को हमें किस में शिफ्ट करना है? मिलिट्री इंडिजिनाइजेशन पे एंड सेल्फ रिलायंस पे हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए एक एक करके पहला आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। द गल्फ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ऑथर सबसे पहले समझाते हैं कि गल्फ सिक्योरिटी अरेंजमेंट समझते हैं। टारगेटिंग ऑफ अश्योर्ड एसेट्स। ईरान हैज effectively struck previously untouchable US military bases spread across Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Jordan, Iraq, Syria and Oman। राइट तो ईरान ने सक्सेसफुली जो है इनको टारगेट करने का प्रयास किया है यूएसए के आर्किटेक्चर को, जो
कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ओमान, यहाँ पे फैले हुए हैं। राइट, तो उनको जो है क्या करने के लिए किया है? उन पर अटैक किया है। राइट, एंड देन Iran has done what economic choke points, strikes on the energy infrastructure, and the closure of the Strait of Hormuz has triggered regional and global panic. आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल जो है वो क्या होता है? पास होता है। अब 20% ऑयल पास होता है और अगर वो बंद हो जाता है तो आप सोचिए कि रीजनल ग्लोबल पैनिक तो क्रिएट होगा ही। राइट, देन ऑथर कहते हैं कि इट इज द फेलियर ऑफ कार्टर डॉक्ट्रिन, द यूएस गारंटी टू डिफेंड गल्फ स्टेबिलिटी अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट्स originating from President Jimmy Carter's 1980 address following the 1979 Iranian Revolution has proven ineffective during the crisis। जो यूएसए के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ईरान के साथ मिलकर गल्फ रीजन में स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, लेकिन अब इस बार वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। राइट, देन इट इज ऑल्सो द कोलैप्स ऑफ अलायंसेस। Previous attempts to formalize security, such as proposed Middle East Strategic Alliance (MESA) or Arab NATO in 2017, failed due to intra-regional conflicts like Qatar blockade। है ना, कतर ने इस चीज को ब्लॉक कर दिया कि भाई हम तो इसमें नहीं आएंगे। तो ये जो अरब नाटो बनने वाला था, मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये नहीं बन पाया। तो इट इज अ कोलैप्स ऑफ अलायंसेस। राइट, देन रिसोर्स डिप्लीशन की अगर बात करें तो गल्फ नेशंस आर लेफ्ट वनरेबल एज यूएस फेल्स टू रिप्लेनिश देयर मिसाइल इंटरसेप्टर्स, प्रायोरिटाइजिंग इट्स लिमिटेड डिफेंसिव सिस्टम फॉर इजराइल इंस्टेड। राइट, तो गल्फ नेशंस जो हैं ये पूरी तरह से वनरेबल पाए गए जब ईरान ने हमला किया था। तो जो पूरा थिएटर बना हुआ है गल्फ का, वेस्ट एशिया का, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स बन गया है। राइट, नाउ व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस, है ना? व्हाट इंडिया कैन लर्न, सबसे पहला द कारगिल कैटलिस्ट। India's historical reliance on arms imports exposed critical vulnerabilities, है ना, during the 1999 Kargil War। The subsequent Kargil Review Committee strongly recommended the achieving self-reliance in the military hardware। हमें 1999 के कारगिल वॉर में, क्योंकि हमने अमेरिका से जीपीएस मांगा था, नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे कई सैनिक मारे गए। है ना, हमारे पास हमारा खुद का इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर नहीं, हमारे पास हमारी खुद की इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर नहीं, हम बहुत तरीके से पीछे हो रहे थे। राइट, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत मुश्किल से हमने कारगिल का युद्ध जीता। राइट, देन rise of आत्मनिर्भरता post 2014, India significantly accelerated its push for defense indigenization, encouraging private sector participation। right, shifting trade balance की अगर बात करें तो India's defense import dependency has dropped to 25 to 30%, while the exports reached a record 23.6 to 23,622 करोड़, यानी 23,622 करोड़, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.78 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। राइट, एक्सपोर्टिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंडिया इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड एडवांस आर्टिलरी गन्स आर नाउ सीइंग हाई इंटरनेशनल डिमांड। हमारे जो भारत में जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं अब ये बढ़ने लगे हैं, और हमारा जो इंपोर्ट है वो केवल और केवल कितना रह गया है? अब 25 से 30% रह गया है डिफेंस इंपोर्ट, जो किसी जमाने में 50-55% तक था। देन अगर हम लुकिंग अहेड की बात करें तो हमें हमारे जो अलायंसेस हैं उसको रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है ना। मेजर गल्फ प्लेयर्स लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर आर रिपोर्टेडली कंसिडरिंग देयर यूएस इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग द रिमूवल ऑफ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस फ्रॉम देयर टेरिटरीज, है ना। देन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर शिफ्ट की अगर बात करें तो a withdrawal or reduction of US presence would mark the more transformative change in West Asian security dynamics in half a century। राइट, चाइना का एंट्रेंस यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो व्हाट इज द कोर टेक अवे? द अल्टीमेट लेसन फॉर ग्लोबल कम्युनिटी इज दैट सॉवरेन नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी परचेज्ड और आउटसोर्स्ड टू एक्सटर्नल
पावर। ये जितने भी वेस्ट एशिया के कंट्रीज थे ये यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन जब क्राइसिस का समय आया तो यूएसए ने हाथ पीछे खींच लिया। तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है इट कैन नॉट बी आउटसोर्स टू एक्सटर्नल पावर्स। हम एक्सटर्नल पावर्स को आउटसोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज के आखिरी मेंस के क्वेश्चन पे आइए। ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज डिफेंस इंडिजिनाइजेशन फ्रॉम द कारगिल वॉर to present area of Atmanirbharta, evaluate how reducing import dependency act as the strategic shield against the global geopolitical shocks। कारगिल युद्ध से लेकर आत्मनिर्भरता के वर्तमान युग तक भारत के रक्षा स्वदेशीकरण के पथ का पता लगाएं। मूल्यांकन करें कि कैसे आयात निर्भरता को कम करना वैश्विक भू राजनीतिक झटकों के खिलाफ एक रणनीतिक ढाल के रूप में कार्य करता है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपना आंसर iasarambh@gmail.com पर भेज सकते हैं, जहां पर हम आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके आप विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। राइट, चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हमारे इस क्लास की पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय। तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ग्रुप जो आप ही की तरह पढ़ने में सीरियस हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।